चैप्टर नंबर 3 में हम देख रहे थे, चैप्टर नंबर 4 में हम देख रहे थे कि जो पृथ्वी के अंतर्जनित बल हैं, आंतरिक बल हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। अब अगला खंड है जो प्लेट विवर्तनिकी जिसको बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या जिसको भू विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहीं कहीं लिखा रहता है, उस पर चर्चा की है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व का भौतिक भूगोल। कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके नाम मैं लिखना चाहूंगा या आप लिख लीजिए। हैरी हेस हैं, हैरी हेस, स्ट्रॉलर हैं, वुलब्रिच हैं, मॉर्गन हैं, टूजो विल्सन हैं। टूजो विल्सन ने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की चर्चा की थी। यहाँ पर कुछ नाम लिखे भी हैं जैसे मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। ये नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका टूजो विल्सन का ही नाम है। टूजो विल्सन, TUJOWILSON, टूजो विल्सन साहब। इन लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या की थी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। एक्चुअली क्या है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत? जब हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देख रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी आपसे कि जो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट होती हैं, कन्वेक्टिव मैग्मा करंट जो हमने चर्चा की थी कि एक दूसरे से दूर एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्टिव मैग्मा एक दूसरे से फ्लोट करता रहता है, तो उसके ऊपर जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो लिथोस्फेयर है वो एक दूसरे के सापेक्ष गति करता है, कभी एक दूसरे के पास आता है, कभी एक दूसरे से दूर जाता है। पास आएगा तो कोलाइडिंग होगा, दूर जाएगा तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। तो कारण चाहे प्लेट विवर्तनिकी हो चाहे वो महाद्वीपीय विस्थापन हो, दोनों का एक ही कारण है, वो है प्लेटों का संचलन, जिसका की मूल कारण है कन्वेक्टिव मैग्मा करंट, जिसकी थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। तो अब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एनसीईआरटी में लिखता है, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है क्या, लिथोस्फेयर प्लेट, उसी की वजह से ये प्लेट विवर्तनिकी होती है। कन्वेक्टिव मैग्मा करंट एक्चुअल इसका रीजन है। बाकी इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको मैंने हाईलाइट किया है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे महासागरों, भूपर्पटी की मोटाई इन्होंने लिखा है कि महाद्वीपों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में 200 किलोमीटर तक और महासागरों में 100 किलोमीटर तक है। प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट तब कहेंगे, किसी भी प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे जब उसका अधिकतम भाग महाद्वीप हो, लैंड हो, और महासागरीय प्लेट तब कहेंगे कि जब उसका अधिकतम भाग पानी से, महासागर से घिरा हो। जैसे कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उसमें अधिकतर क्या है, जल ही जल है प्रशांत महासागर में, तो उसको हम महासागरीय प्लेट कहेंगे। यूरेशियन प्लेट कैसी है कि अधिकतम उसमें लैंड है, यूरोप और एशिया, तो उसको हम यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। यही बहुत आसान सी डिफिनेशन है। देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे अच्छा चित्र दिया हुआ है एनआईओएस की किताब में, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बहुत कायदे से जो वर्ल्ड का मैप है उसको ट्रांसफॉर्म किया है प्लेट्स में। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें वर्ल्ड के मैप को, इसको, इस वर्ल्ड के मैप को बिल्कुल जक्सटापोज करें एनआईओएस के मैप में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्लेट यहाँ पे लिखा हो ना, ऑस्ट्रेलिया है, ये जावा गर्त है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये यूरोप है, यूरेशियन प्लेट, ये पूरी यूरेशियन प्लेट कैसी प्लेट हो जाएगी, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। फिर अफ्रीका है, तो महासागरीय जो कटक होते हैं वही प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे अच्छा व्याख्यान एनआईओएस में दिया हुआ है। तो प्लेट विवर्तनिकी हम एनआईओएस से और एनसीईआरटी दोनों से पढ़ लेते हैं। मोटो है कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने जो मैकेनिकल लेयर स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, ऊपरपट्टी जो है वो आपकी दुर्बलता मंडल के ऊपर फ्लोट करती है। इसी वजह से जो अंदर से लावा है वो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट के फॉर्म में फ्लो करता है, जिससे प्लेटें एक दूसरे से संचलित होती हैं। तो स्थल मंडल जो है लिथोस्फेयर वो कई खंड में विभाजित है, इन्हीं खंडों को ही प्लेट कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं, ये याद रखिएगा। 7 मुख्य प्लेट हैं और 7 जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। तो मुख्य प्लेट है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट ये है जिसमें यूरोप और एशिया दोनों मिक्स है। अफ्रीकन प्लेट ये है जिसमें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और कुछ पानी के हिस्से आते हैं जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के बीच में। अगर आप एटलस देखें तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करना चाहें, अगर देखिए
यूरेशियाई प्लेट, तो यूरेशियाई प्लेट को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बैठेगा कुल यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। फिर अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट देखेंगे तो देखिए इस तरह से है अफ्रीकन प्लेट, ये ऐसे है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट ऐसे है, तो इसका मतलब कि जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक आपको मिलेगी, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट इस तरह से है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका प्लेट, और इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका प्लेट इस तरह से है। ठीक है, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन करेंगी तो देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही हैं। ठीक है, तो अंदर से लावा बह के बाहर आता है, वही मिड अटलांटिक रिज बनाता है ऐसा आकार का मध्य महासागरीय कटक जो बनता है, जिस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही इंडियन ओशन में देखिए ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में खसक रही है, तो इंडियन ओशन में भी ऐसे आइलैंड बीच बीच में फूट करके बाहर आ रहे हैं। तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट हो गई, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, प्रशांत प्लेट हो गई। प्रशांत प्लेट कौन सी है, ये देखिए ये पूरी यहाँ से ऐसे और इधर से इस तरह से ऐड करके ये पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, जो पूरे प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेरती है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आती है। अगर कोई और चित्र देखना चाहे जिसमें कि प्रशांत महासागर पूरी तरह से दिखाई दे, तो फिलहाल तो इसमें चित्र नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रशांत महासागर क्या है, ये इस तरह से प्रशांत महासागर, आप यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर का इन्होंने दिया हुआ है, प्रशांत महासागर की प्लेट ये पूरी प्रशांत महासागर की प्लेट है। ठीक है, मेजर प्लेट, और उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हमने देख ही लिया, और साउथ पोल के आसपास अंटार्कटिक प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट बिल्कुल साउथ अंटार्कटिका ऐसे है। ठीक है, एक दूसरे प्लेट के बीच में जो जुड़ाव जो होता है उसको कटक बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कटक है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो इन मुख्य प्लेटों के अतिरिक्त कुछ और प्लेट हैं जो परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। संख्या लगभग 20 है, लेकिन 7-8 मुख्य प्लेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्लेट कहाँ उपस्थित है। बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर उपस्थित है। जैसे अरबियन प्लेट, अरबियन प्लेट की चर्चा करें तो अब जैसे मुख्य प्लेट के अंदर ही अगर कोई प्लेट संचरण कर रही है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्लेट मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे गति कर रही है, तो पूरा पूरा भूभाग इतना नहीं जा रहा है, उसमें क्या है बीच बीच में कहीं छोटा भूखंड अलग होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन में फ्लोट करने लग रहा है, या उसी डायरेक्शन में दोनों तैर रहे हैं, लेकिन एक की पूरे प्लेट की गति अधिक है, छोटे वाले की गति थोड़ी कम है। जैसे इंडियन प्लेट में ऐसे हुआ कि पूरी प्लेट इधर जा रही थी, लेकिन बीच में जो डेक्कन प्लेटू था वो थोड़ा उसकी गति कमजोर पड़ गई, तो वहां पर लावा फूट करके अंदर से बाहर आ गया। ऐसे ही अरबियन प्लेट यहाँ पर है, अरबियन प्लेट जहां पे जैक्रोज और हैदरामाउथ ये सब माउंटेन्स है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अरबियन प्लेट की हम लोकेशन अभी देख रहे हैं। दूसरी है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट की अगर आप देखें लोकेशन देखें तो बिल्कुल यहाँ पर है, देखिए फिलीपींस आइलैंड, ये फिलीपींस देश है। ठीक है, फिलीपींस में यहीं पर है, आपको पता होगा विश्व की सबसे गहरी जगह जो है मरियाना ट्रेंच फिलीपींस में ही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, अंतरराष्ट्रीय चावल केंद्र का मुख्यालय भी है वहां पे। फिलीपींस प्लेट एक छोटी माइनर प्लेट है, देखिए इसीलिए यहाँ पे खूब सारे ज्वालामुखी आते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि जहां भी प्लेट बाउंड्री रहती है वहां पर ज्वालामुखी और भूकंप दोनों बहुत कॉमन है। और आगे देखिए माइनर प्लेट में कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट। नाजका प्लेट साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पर देखिए ये नाजका प्लेट है। ये क्या है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के बीच में है नाजका प्लेट, जो कि पेरू चिली ट्रेंच बनाता है। जैसे मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस में बनाता है, ट्रेंच का मतलब गहराई, खाई, महासागर के अंदर एकदम गर्त जैसा, वैसे ही पेरू चिली ट्रेंच बनाता है नाजका प्लेट। ठीक है, अरबियन प्लेट हमने देख लिया, अरबियन प्लेट ये था, और ये अफ्रीकन प्लेट है। सोमालियन प्लेट भी छोटी सी वहीं पे सोमाली देश के पास में पड़ी हुई है। और कोकोस प्लेट है, कोकोस कीलिंग आइलैंड है, अभी हम देखेंगे। कैरिबियन प्लेट है और स्कोटिया प्लेट है। स्कोटिया प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 आइलैंड है, ये देखिए स्कोटिया प्लेट है। ये कहां पर है, साउथ अमेरिका के दक्षिण में। यहाँ पे 4 आइलैंड है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आए हुए हैं, उसको हम जरूर देखेंगे। एक छोटी माइनर प्लेट है कोकोस प्लेट, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में, प्रशांत महासागर के पूर्वी तरफ कोकोस प्लेट। अगर आप मैप में देखना चाहें तो जस्ट होल्ड ऑन, इसको रिमूव कर दें एक बार।
यहाँ पर है कोकोस प्लेट, ये है कोकोस प्लेट का लोकेशन, कैरेबियन प्लेट का लोकेशन ये है, कोकोस प्लेट का लोकेशन ये है। नास्का प्लेट की लोकेशन की बात करें तो ये नास्का प्लेट हो गई, अरबियन प्लेट की बात करें यहाँ पे हो गई, फिलीपींस प्लेट की बात करें तो फिलीपींस प्लेट यहाँ हो गई। छोटी जितनी भी प्लेट्स थी उसको हमने देख लिया। स्कोटिया प्लेट ये भी हमने देखा कि ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर स्कोटिया आइलैंड है, यहाँ पे 4 प्रमुख आइलैंड हैं जिनके आइलैंड के नाम अभी आप नोट कर लीजिए, बाद में हम फिर से चर्चा करेंगे। साउथ शेटलैंड, साउथ ओरेनिकी, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच, चारों आइलैंड में साउथ लगा हुआ है, इसलिए हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप शेटलैंड, फिर है आपका जॉर्जिया, फिर है आपका ओरेनिकी और फिर है आपका सैंडविच। ये अटलांटिक ओशन और बिल्कुल सदर्न ओशन के बीच में यहाँ पर पड़ते हैं, साउथ अमेरिका के नीचे। शेटलैंड, जॉर्जिया, ओरेनिकी और सैंडविच ये 4 आइलैंड हैं, पूछा गया है 1-2 बार परीक्षाओं में। बाकी जो छोटे छोटे प्लेट्स थे वो हमने देख लिया। गौंड मतलब ये गौंड प्लेट हैं जिनका की महत्व तो है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो मतलब मैच मेकिंग में ही पूछ सकता है, तो लोकेशन वाइज बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्लेट संचलन का जो रचना तंत्र इन्होंने बताया वो यही रेडियो मतलब ये बताया कि एक दूसरे से जो मतलब प्रमाण है वही प्रमाण है जो महासागरीय विस्थापन वाले प्रमाण है, जिसमें कि हमने पैलियो क्लाइमेटिक बताया था। पैलियो क्लाइमेटिक का मतलब होता है पूरा जलवायु, पैलियो जो शब्द होता है उसका मतलब होता है पुरातन, पुरानी चीज, और नियो का मतलब होता है नई चीज, पैलियो का मतलब होता है पुरातन। जैसे पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस की बात करेंगे तो पूरा चुंबकत्व के जो प्रमाण है वो इसमें अवेलेबल है। जो भी हमने अभी तक बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन वाले, वो सारे प्रमाण प्लेट टेक्टोनिक में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ज्यादातर चर्चा हम कर चुके हैं, बार बार एक ही चीज दोहराने से समय ही जा रहा है। अब हम जो अंतिम बिंदु है इसका, उस पर आते हैं कि जो बाउंड्री है, प्लेट टेक्टोनिक की बाउंड्री है वो कितने प्रकार की है और उसमें क्या भू आकृतियां बनी है जो परीक्षा के लिहाज से हमारी महत्वपूर्ण है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 3 तरह की बाउंड्री, 3 तरह की सीमाओं की बात करता है। यही चीजें एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, थोड़ी कठिन भाषा में लिखी हुई है, सेम चीज लिखी हुई है एनआईएस में। दोनों चैप्टर हम अभी फिर से डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करके, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए। छोटा एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में ही इसका नोट्स बना के रख लीजिए, बहुत अधिक नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं तो मतलब एग्जाम टाइम पे दोहराव नहीं हो पाता है। 3 तरह की बात की गई है बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं की प्लेट टेक्टोनिक में। एक है अपसरण, दूसरा है अभिसरण, तीसरा है रूपांतरण। अपसरण, अभिसरण, रूपांतरण, इसकी हमने आपसे बात की थी कि एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब एक दूसरे के पास आना, एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे से दूर जाना बाउंड्री का, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि एक दूसरे के समानांतर गति करना। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जेंट में क्या है, एक दूसरे के आमने सामने गति, डाइवर्जेंट में क्या है, एक दूसरे के विपरीत में गति। तो अपसरण की जो सीमाएं हैं भूपृष्ठ के मिलन क्षेत्र में खिंचाव पैदा करती हैं, जहां पे भूपृष्ठ मिलता है वहां पे खिंचाव पैदा करती है जिससे टूट जाता है, इसको निर्माण क्षेत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये अपसरण की जो सीमा है डाइवर्जेंट सीमा होगी। अभिसरण की जो सीमाएं हैं वो नजदीक की 2 प्लेटें एक दूसरे के बहुत पास आके टकराती हैं, तो अभिसरण की सीमा यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, जब अब इसमें भी 2-3 तरह की बाउंड्रीज होंगी, कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में और ट्रांसवर्स में। तो एक बार हम ठीक से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, भूपर्पटी संचलन सिद्धांत में, उसमें जो प्लेट्स हैं उनको हमने 7 मेजर प्लेट और बाकी माइनर प्लेट में डिवाइड किया था, उनकी लोकेशन देख ली। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि बाउंड्री कितनी बनती है। तो बाउंड्री एक बनती है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब कि प्लेट एक दूसरे से पास आकर के टकराएंगी। तो कौन कौन सी प्लेट हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, या तो महासागरीय प्लेट होगी या तो महाद्वीपीय। महासागरीय मतलब ओशियानिक प्लेट होगी, या महाद्वीपीय मतलब कि जो लैंड जहां पे ज्यादा है वो वाली प्लेट होगी, जिसको कि बोलते हैं आप कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक प्लेट होगी यानी महासागरीय, और कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय। तो दो जो कन्वर्जेंट आपस में टकराएंगी, तो या तो ओशियानिक का कॉन्टिनेंटल के साथ टकराव होगा, या कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी उनका आपस में टकराव होगा, या फिर ओशियानिक का ओशियानिक के साथ टकराव होगा। यही 3 कॉम्बिनेशन बनता है।
तो ओशियानिक प्लेट का ओशियानिक प्लेट के साथ या ओशियानिक प्लेट के साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब टकराव पैदा होता है तो याद रखिए कि ओशियानिक प्लेट हमेशा भारी होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसी होती है, हल्की होती है। तो भारी प्लेट हमेशा हल्की प्लेट के नीचे समा जाएगी, नीचे समा जाएगी, टूटेगी फूटेगी, फिर से लावा बन के ऊपर वापस आ जाएगी। यही काम ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस में भी होगा। एक ओशियानिक प्लेट जरूर भारी होगी, दूसरी ओशियानिक प्लेट उससे थोड़ी हल्की होगी, तो जो इसमें भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या होता है कि जो मतलब कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट होगी वो क्या है, एक दूसरे से जब टकराती हैं प्लेटें महाद्वीपीय, तो इसमें क्या है, इनका जो घनत्व है लगभग बराबर होता है, ना कोई अधिक भारी होता है ना हल्का, तो दोनों में टकराव इतना अधिक उत्पन्न होता है कि वलित पर्वत बनते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, वलित पर्वत यहाँ पर बनते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री जहां भी होगी वहां पर वलित पर्वत बहुत अधिक संख्या में पाए जाएंगे। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल होगा तो भी वलित पाए जाएंगे, कॉन्टिनेंटल तब भी, ओशियानिक होगा तब भी वलित पर्वत। अब अंतर क्या है तीनों में? अंतर इतना है कि जहां भी पानी वाली प्लेट होगी, जहां ओशियानिक प्लेट होगी, वहां ज्वालामुखी बनेगा। ये बिल्कुल थंब रूल है, याद कर लीजिए। जहां पानी वाली प्लेट होगी वहां ज्वालामुखी निश्चित रूप से बनना है, और सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो वहां ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। इसी कारण से, यही कारण है कि हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। हिमालय की जब बात करेंगे तो वहां पर आप देखते हैं कि 3 पर्वत हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय में आते हैं, जिस पर चर्चा आप कर चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ये तीनों वोल्केनिक ओरिजिन ज्वालामुखी ओरिजिन के माने जाते हैं। जब टेथिस सी यहाँ पर हुआ करता था, जब टेथिस सी खत्म हो गया तो यूरोप की जो बाउंड्री है और भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये दोनों कैसी हो गई? कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। जब एक दूसरे से टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है, वलित पर्वत, हिमालय वलित पर्वत बन रहा है, और साथ साथ में पठार भी बनता है, जैसे कि तिब्बत का पठार, जिसको कि संसार की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वो क्यों बन रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के घनत्व बराबर है, एक दूसरे से बकल अप होती हैं, कोई टूटता है, कोई एक दूसरे के ऊपर, मतलब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर संचलन करता हुआ वलित पर्वत और पठार बनाती रहती हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में 3 तरह की, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक, यानी कि महासागरीय और महाद्वीपीय 3 तरह की बाउंड्री बनती है। कन्वर्जेंट ये हमने अभी तक देखा। अब नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट की हिंदी जो लिखी हुई है वो देखिए, एनसीईआरटी में भी कन्वर्जेंट बाउंड्री की हिंदी इन्होंने दे रखी है, हम एक बार देख लेते हैं। अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेम 7 तरह की, देखिए 7 तरह की प्रमुख प्लेटें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेल, अफ्रीका और यूरेशिया सब दिया हुआ है। छोटी प्लेटें भी उन्होंने दी हुई है। कोकोस, फिर से दोहरा दे रहे हैं, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में। नाजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग और प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग नाजका प्लेट में आता है, जहां पर पेरू चिली ट्रेंच ये बनाता है। अरेबियन प्लेट जो कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जहां पर आपका अरबियन पेनिनसुला आता है, सऊदी अरब, यमन, ये सब देश आते हैं, वहां पर है। और फिर आपका फिलीपींस प्लेट है। फिलीपींस प्लेट हमने चर्चा कर ली। जापान के नीचे फिलीपीन प्लेट है, जो जहां पे मरियाना ट्रेंच बनाता है। तो अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसके तीनों प्रकार हमने देख लिए। अभिसरण सीमा के तीनों प्रकार कि 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है, इसको हमने देख ही लिया है। इसके उदाहरण पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण नहीं दिया है, एनआईएस में इसके उदाहरण दिए हुए हैं, जिसको कि हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए हैं, आप उन नाम को लिख लीजिए। देखिए, अगर एटलस देखेंगे, प्रॉपरली मैप देखेंगे बाउंड्री वाइज, तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हम जब चर्चा कर रहे थे कि प्लेट जो होती हैं वो जब कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल में जब एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या बनता है। तो अभी हमने देखा था एशियन प्लेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल है, और इंडो ऑस्ट्रेल कैसी है, कॉन्टिनेंटल है। जब ये एक दूसरे से टकरा रही तो वलित पर्वत बन रहा है, ज्वालामुखी का कोई नामो निशान नहीं। ज्वालामुखी पहले बन चुका था हिमालय के पहले, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, टेथिस बीच में हुआ करता था जब अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बीच में टकराए थे। दूसरा है ओशियानिक में जो टकराव है वो यहाँ पे पड़ता है,
जिसको अब 4 आइलैंड के माध्यम से हमने व्यक्त किया था, शेटलैंड, जॉर्जिया, ओरेंकी और सैंडविच, ये 4 आइलैंड यहाँ पर है, लोकेट कर लीजिएगा। तीसरा प्रकार है जो कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट दिखता है सामने, वो कैसा है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय। बिल्कुल आपको एविडेंट सामने प्रूफ दिखेगा। सबसे ज्यादा कहां पर, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो बाउंड्री है वो, और कॉन्टिनेंटल, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की प्लेट इस तरह से है, ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट कुछ इस तरह से है, ऐसे मिड अटलांटिक रीजन वाली। अफ्रीकन प्लेट कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ओशियानिक प्लेट है, इससे टकरा रही है ऐसे, और ये इधर आ रही है, एक दूसरे से आपस में क्या है, कन्वर्जेंट हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भारी प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट के नीचे चली जा रही है, और ये इधर नाजका प्लेट इसके नीचे चली जा रही है, साउथ अमेरिका के। तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला बन रहा है, और यहाँ पर रॉकीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका में रॉकी बन रहा है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज बन रहा है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, ये जो पूर्वी पश्चिमी है, पूर्वी पश्चिमी में है, लेकिन अगर उत्तर दक्षिणी में लेंगे तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये भी कैसी पर्वत श्रृंखला है, ये बलित पर्वत है। रॉकीज कैसा पर्वत होगा, बलित पर्वत। हिमालय कैसा पर्वत होगा, बलित पर्वत होगा। आल्प्स कैसा, यहाँ पर भी देखिए आल्प्स है, यूरोप में आल्प्स, ये भी कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। अंतर सिर्फ इतना है कि रॉकीज और एंडीज में आपको वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी अवशेष भी मिलेंगे, हिमालय में आपको ज्वालामुखी अवशेष नहीं मिलेंगे। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर जाना, यानी कि अपसरण करना, एक दूसरे से दूर जाना, अपसरण करना। तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, देखिए दूर, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जाहिर सी बात है वहां पे ब्लॉक माउंटेन बनेगा। अब क्या है, पृथ्वी में वर्तमान समय में ब्लॉक माउंटेन जो लैंड पे यानी कि कॉन्टिनेंट पे दिखने लायक उदाहरण बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, ओशन के बीच में। देखिए ये प्लेट इधर खसक रही है, ये प्लेट आगे जा रही है, मतलब उत्तरी अमेरिका की प्लेट पश्चिमी तरफ गतिमान है और दक्षिणी अमेरिका की तरफ भी पश्चिमी तरफ गतिमान है। अफ्रीकन प्लेट जो है वो पूर्वी तरफ गतिमान है। तो बीच में समुद्र के बीच में, ओशन के बीच में बिल्कुल धरती फट रही है और बीच में लावा बाहर आ रहा है। ये तो हुआ डाइवर्जेंट बाउंड्री का उदाहरण, जिसको कि अपसरण करते हैं। क्या ऐसा कोई उदाहरण लैंड पे भी उपलब्ध है? जी हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। अफ्रीका का जो मैप है, अफ्रीका के बीच में यहाँ पर अगर आप ध्यान से एटलस ओपन करें तो अफ्रीका के बीच में यहाँ पर ऐसे कट करके अरबियन प्लेट बिल्कुल अलग हो रही है, इससे इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर इतनी अधिक वाटर बॉडीज हैं। मिचुंगा माउंटेन्स और जितनी ग्रेट ये अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसमें बहुत सारी झीलें हैं। तो वो झीलें सब, और ये जो माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं मितुंगा माउंटेन और मुचिंगा माउंटेन, वो सभी के सभी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, जिसको कि अपसरण की सीमा बोलते हैं, वो उसके उदाहरण है। एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है, अपसरण सीमा। यहाँ पर इन्होंने डाइवर्जेंट बाउंड्री के उदाहरण तो नहीं दिए हैं, एक ही उदाहरण मध्य अटलांटिक तक दिया है जिसका भी अभी हमने जिक्र किया, लेकिन अभी जो हमने मितुंगा माउंटेन और मुचिंगा माउंटेन देखा वो आप उदाहरण में लिख लीजिए, जिसको कि अब हम एटलस पे मार्क करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने चर्चा की कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कट करके अलग हो रहा है अरबियन पेनिनसुला के साथ में, जिसमें कि रेड सी फिल हो रहा है बीच में, और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देख सकते हैं। देखिए एटलस में अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ बीच बीच में पानी भरना शुरू हो गया है। ये कट करके अलग हो जाएगा जब हमारी जनरेशंस और आगे बढ़ेंगी तब। जो छोटे छोटे यहाँ पर वाटर बॉडीज भर रहे हैं उनको नैनसेंट सी कहा जाता है। जैसे रेड सी है, नैनसेंट सी कहा जाता है। नैनसेंट सी, नैनसेंट का मतलब होता है बच्चा, जो ये समुद्र अभी बचपने में है, नैनसेंट स्टेज में है, तो ये नैनसेंट स्टेज की सी कहे जाते हैं। नील नदी यहीं से आसपास निकलती है। देखिए ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहीं पे आप नोबियन डिजर्ट देख सकते हैं। साहिल रीजन इसको बोलते हैं, सहारा के जस्ट नीचे वाले को, जिसमें चार्ट वगैरह देश आते हैं, वो तो खैर बाद की चीज है। अभी फिलहाल ये देखिए कि आप ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इस तरह से टूट करके अलग हो रही है अफ्रीका से। ये पूरा क्षेत्र टूट करके
अलग हो रहा है, अरबियन पेनिनसुला के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे तंजानिया में माउंट किलिमंजारो भी है, लेक तंगनिका है, लेक न्यासा है, लेक मलावी है, तो और कुछ माउंटेन्स हैं जिनको कि हम प्रॉपरली लोकेट कर लेते हैं। अभी के अभी रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे वो ब्लॉक माउंटेन्स होंगे, अपसरण वाले माउंटेन होंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है ड्रैकेंसबर्ग, वो भी एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, ये भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और हमारे यहाँ ब्लॉक माउंटेन का क्या एग्जाम्पल है, इंडिया में विंध्यंस है, सतपुड़ा है, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है जो कि टू अलग होने से बन रहे हैं। अब हम देखते हैं जो अफ्रीका के जो मैप में छोटे छोटे एग्जाम्पल जो कभी पूछे जा सकते हैं, जैसे लेक मलावी है, ऊपर से नीचे के क्रम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किस देश के पास बाउंड्री है वो भी पूछा जा सकता है। यूपी विशेष कठिनतम प्रश्न ज्योग्राफी से बनाता है, तो बिल्कुल एटलस तो रटा होना चाहिए। जैसे देखिए जो लिकोमा आइलैंड है, यहाँ पर मलावी प्लेटू है और मलावी लेक है, तो लेक मलावी है। मुचिंगा माउंटेन है, मुचिंगा के ऊपर चलेंगे तो आपको मितुम्बा माउंटेन मिलेगा। ये सब कैसे माउंटेन है, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स हैं। आप आज ही एटलस में मार्क कर लीजिए इसको। फिर आपका तंजानिया, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। देखिए लेक तांगनिका है, ये लेक तांगनिका, तो लेक तांगनिका है, लेक आपका रुकवा है, ये मलावी प्लेटू है, के नीचे लेक मलावी है, ठीक है। तो मितुम्बा माउंटेन्स हो गए, मिचुंगा माउंटेन्स हो गए, मिचुंगा माउंटेन्स नीचे है, मितुम्बा माउंटेन्स ऊपर है। और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये लेक विक्टोरिया है, ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेक विक्टोरिया अलग से एक लेक बनी हुई है जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। लेक विक्टोरिया से ही नील नदी का उद्गम होता है, जो कि बाद में मेडिटेरेनियन सी में गिरती है जाकर के। देखिए जांजीबार आइलैंड है यहाँ पर, ये क्लोव के लिए फेमस है। दार अल सलाम है, ये पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट है। और कुछ देश हैं जैसे बुरुंडी है, रवांडा है। रवांडा देश आप सबको पता है, जीएस में पढ़ते हैं। यहाँ पर वीमेंस पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट है, पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू यहाँ पे है, ये सब एटलस में मार्क कर लीजिएगा। लेक एडवर्ड है, देखिए लेक एडवर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लेक एडवर्ड हो, लेक तंगनिका हो, लेक मलावी हो, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए और फिर से पूछे जाएंगे। तो एक तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमको बचा हुआ है वो ये है, तीन तरह की बाउंड्री हम पढ़ रहे थे। कन्वर्जेंट बाउंड्री हमने पढ़ ली थी, डाइवर्जेंट अब पढ़ लिया, तीसरी हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एनसीईआरटी में और एनआईएस में जो नाम दिया गया है उसको आप देख लीजिए, वो नाम दिया है रूपांतरित सीमा, जिसको कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, ये एनसीईआरटी कहता है इसको। और जो एनआईएस कहता है ट्रांसफॉर्म, उसको रूपांतर भ्रंश सीमा कहता है। तो दोनों एक ही बात है, चाहे रूपांतरित सीमा चाहे रूपांतर भ्रंश सीमा कह लीजिए। तो मूल रूप से रूपांतरित सीमाओं के दो ही तीन एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या मिलता है, ब्लॉक माउंटेन ही बनता है, इसमें भी ब्लॉक माउंटेन बनता है, क्योंकि ये एक दूसरे से सरपास करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ऐसे मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट हैं, अगर ये आपस में टकराएंगे तो कन्वर्जेंट होगा, वलित पर्वत बनेगा। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंट होगा, आपको कौन सा पर्वत बनेगा, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और जब एक दूसरे से सरपास करेंगे, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से गति अलग अलग है, या फिर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर भी एक दूसरे से टकराएंगे, कभी कोई नीचे चला जाएगा, कभी कोई ऊपर चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पास में एक सिर्रा नवेदा जगह है, सिर्रा नवेदा, ठीक है। तो सिर्रा नवेदा और वास्टास, ये माउंटेन्स हैं जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के माउंटेन्स है। सिर्रा नवेदा याद कर लीजिए उत्तरी अमेरिका, और वास्टास भी याद कर लीजिए उत्तरी अमेरिका में। और इंडिया में क्या है, इंडिया में भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का है, जिसमें कि एक ही प्लेट है, लेकिन वो क्या है, जो इसका अग्र भाग है वो तेजी से गति कर रहा है और बीच का भाग थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए बीच में टूट फूट हो गया, वियर एंड टियर हो गया। तो ही यहाँ पर विंध्यन, सतपुड़ा, ये सब जो बने हैं ये ब्लॉक माउंटेन है, और बीच में भ्रंशोद घाटी बनती है, जिस जो वैली होती है, जैसे नर्मदा और तापी घाटी में ही फ्लो करने वाली नदियां हैं। यही सब एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है।
तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब प्लेट प्रवाह की जो दर है ये कभी पूछी नहीं गई, ना किसी को याद रहने वाली है कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से जो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, किसकी, सब 5 सेंटीमीटर से सबसे ज्यादा किसकी है, प्रशांत महासागर वाली प्लेट की है। तो ये सब कुछ कभी पूछा नहीं गया और न कभी पूछा जाने वाला है। हाँ, भारतीय प्लेट का जो प्रवाह है वो पूछा जा सकता है। भारतीय प्लेट का प्रवाह देखिए, आरंभिक भारत से बहते बहते कैसे आज की जो वर्तमान दशा में आया हुआ है, जहां पे रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। रीयूनियन आइलैंड, इसके ऊपर से होकर के गुजरा था हमारा भारत। ये भी प्रश्न पूछा गया है, रीयूनियन आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशन में है। तो जो बल, फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट है, वही बल है जो हमने अभी तक चर्चा की, जो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट है, कन्वेक्टिव फ्लो जो प्रवाह है, ठीक है। आर्थर होम्स ने इसकी संकल्पना दी थी। बाद में हैरी हेस साहब थे, उन्होंने महासागरीय तल का विस्तार की संकल्पना देकर के उसको और पुष्ट कर दिया था। तो हैरी हेस की महासागरीय तल का जो विस्तार है उसको हम ओशियोनोग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसको पढ़ने का भी औचित्य नहीं है, एक पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। इंडियन प्लेट का क्या मूवमेंट है वो भी हम देख चुके हैं। भारतीय प्लेट का कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत और मतलब इंडो ऑस्ट्रल जो प्लेट है वो यूरेशिया से टकरा रही है, जिससे कि क्या बन रहा है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बन रहा है, महाद्वीपीय अभिसरण बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, वोल्केनो नहीं है। जब एक समय कभी कराकोरम लद्दाख जिसका में बन गया था, जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, याद रखिए, हिमालय में वोल्केनो नहीं है, ट्रांस हिमालय में वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। तो ये दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। पूर्व दिशा में म्यांमार के रखाइन प्रांत से लेकर के एक मतलब एक ऐसे चाप के रूप में ऐसे आता है, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, किरतार रेंज पाकिस्तान तक जाता है, ठीक है। और एक ये ध्रुव पर, जिसको कि पामीर नाट भी बोलते हैं, उस ध्रुव पर ऐसे मतलब इस तरह से गति कर रहा है। पामीर नाट पे तिब्बत का पठार यहाँ पर होता है, हिमालय हो गया। इधर और उत्तर में जाएंगे तो कुनलुन सान मिलेगा आपको, कुनलुन सान। उसी के बगल में आपको तियान सान मिलेगा, ये सब नोट कर लीजिएगा एटलस में। कुनलुन सान है, तियान सान है, ये सब आपके कैसे हैं, सबडक्शन जोन में माउंटेन बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो हाईलाइट कर दिया है। रटने लायक कुछ जो मतलब, जब टेथिस सागर था तो हमने बताया आपको कराकोरम लद्दाख जस्कर बन गया, जो कि वोल्केनिक ओरिजिन का था। उसके बाद से हिमालय वोल्केनिक ओरिजिन का नहीं है। तो हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ये सब चर्चा हमने कर ली थी। अब लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न चैप्टर नंबर 4 के देख लेते हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, देखते हैं क्या हो सकता है सॉल्व की नहीं। जैसे निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर सबसे ज्यादा फेमस है, फिर भी हम एक बार वापस जाकर के सब चैप्टर के स्टार्टिंग में देख लेंगे। इन्होंने संभावना व्यक्त की थी, पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो 1556 में डच मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम आर्टलेस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए, दक्षिण और उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो ये कौन थे, अब्राहम ऑर्टियोलिसिस। देखिए, अब्राहम और ऑरियोलिटिस, ये जो इसका उत्तर होगा अब्राहम ऑरियोलिटिस। अल्फ्रेड वेगनर ने इसका सिद्धांत दिया था, बट जो संकल्पना मतलब संभावना व्यक्त की थी, प्रश्न जैसा पूछा जाए वैसा ही उत्तर होगा, याद रखिएगा। पोलर फ्लेइंग फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलर किससे संबंधित है, देखिए ज्वारीय बल से नहीं संबंधित है, न पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यह इसमें लिखा हुआ है। अगर आप पोलर फ्लेइंग फोर्स पे यहाँ देखेंगे, जब हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे थे, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। प्रश्न देखिए पीछे से नहीं वाला बहुत पूछता है। तो नाजका प्लेट तो लघु प्लेट है, अरब प्लेट भी लघु प्लेट है, फिलीपींस प्लेट भी लघु प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट बड़ी महान प्लेट जिसको बोलते हैं वो है। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं ये तो होती ही होती हैं। महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां ये भी होती हैं। जब अभी ओशियोनोग्राफी में पढ़ेंगे फ्लोर स्प्रेडिंग, तो वहां पे हम देख लेंगे। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु से ही तो निर्धारित किए थे। जीवाश्म का वितरण इन्होंने नहीं किया था। जीवाश्म का वितरण का सिद्धांत तो जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में आया था, हैरी हेस वाले में नहीं आया था। हैरी हेस ने जो संकल्पना प्रस्तुत की, वो संकल्पना मतलब किससे संबंधित है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको कि महासागरीय का जो तल है वो
स्प्रेड हो रहा है उससे संबंधित है, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। वापस हम एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हमने देखा पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी, आंतरिक संरचना, महासागरीय महाद्वीपों का वितरण देख लिया, फैक्टर्स अपोर्सिंग सरफेस ऑफ द अर्थ देख लिया। बचता है उसमें सिर्फ ज्वालामुखी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद देखिए खनिज एवं शैल, ये चैप्टर एनसीईआरटी में कठिन भाषा में लिखा हुआ है, सरलता भाषा में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं पढ़ना है। क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है भूगोल की, उसमें भी खनिजों से संबंधित कुछ चीज दिए हुए हैं, दोनों को हम मिक्स करके यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है भू आकृतियों से संबंधित है, जो कि फोर्सेस जो अफेक्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ है उसी से रिलेटेड है, वो हम सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। एक बार ये खत्म हो गया तो फिर बहुत आसानी से जलवायु और महासागर ये सब चीजों पर आसानी से चर्चा होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।